Hello guys, a very good evening to you all and welcome to EduMortal. This is your mathematics teacher and mentor Surat Tripathi. Today I am present here in front of you for the fifth lecture of quadratic equation. In this lecture we are going to do some numericals based on our existing knowledge of quadratic equation. So क्वेश्चंस किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे? क्वेश्चन होंगे हमारे वर्ड्स प्रॉब्लम के और हम 2-3 वर्ड प्रॉब्लम कराएंगे जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कंटिन्यूअसली आते रहते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स 2017 में, 2018 में, 2019 में हर मतलब एवरी ईयर वन क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम से तो मिलेगा ही। और वो चैप्टर कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम है, so our first problem is this, the product of two consecutive positive integers is 306. We need to find the integer. क्वेश्चन में बस एक ही टेक्निकल टर्म है, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। लाइक अगर हमारा एक इंटीजर है 4, तो जो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो होगा 5 या फिर 3 भी हो सकता है। 3 का कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो सकता है 4। मीन्स अगर हम लोगों का एक पॉजिटिव इंटीजर अगर हम x ले लें तो दूसरा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो x+1 होगा। सो प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट द टू positive integers be x and x+1। क्वेश्चन क्या है कि इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 306 के बराबर होगा। तो इसका प्रोडक्ट हम कर लेते हैं। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? x इंटू x+1 इक्वल टू 306। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x इक्वल टू 306। क्योंकि हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक तरफ 0 बनाएंगे। तो क्या करेंगे, x² माइनस x प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। सो फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि हम कोई ऐसा दो नंबर चूज करें जिसका प्रोडक्ट 306 के इक्वल हो और जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 1 के इक्वल आ रहा हो। ये x 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है। सो हम कोई ऐसा दो नंबर चूज कर सकते हैं। सो हम वो दो नंबर क्या ले लें, यम और यन ले लेते हैं। उन दो नंबर्स को हम यम और यन लेते हैं, यम एंड यन। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? 306 के इक्वल होना चाहिए। और यम प्लस यन या यम माइनस यन 1 के इक्वल आना चाहिए। सो यम प्लस यन इक्वल टू 1। अब चूंकि ये 306 जो है वो एक बड़ा नंबर है और इसका हम डायरेक्टली मतलब ये देख करके इसको हम नहीं गेस कर सकते कि ये किसका प्रोडक्ट और किसके मल्टीप्लिकेशन या किसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन की वैल्यू 1 आएगी या फिर प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू 306 आएगा। सो तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। हम 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे और ये फाइंड कर लेंगे कि किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 306 के इक्वल होगा या फिर किन दो नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 के इक्वल आएगा। सो 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से करेंगे तो 153, 351, 3 फिर 317 एंड 17 1 17। सो ये इन तीन नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 18 के इक्वल और 18 इंटू 17 जो हो जाएगा वो 306 के इक्वल हो जाएगा। सो अगर इन दो नंबर्स में से एक को हम यम मान लें और एक को यन मान लें तो फिर यम और यन का प्रोडक्ट तो 306 के इक्वल हो रहा है, बट यम प्लस यन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 के इक्वल नहीं आएगी।
सो हम n को क्या ले लेंगे, n इक्वल टू -17 ले लेते हैं। तो m प्लस -17 इक्वल टू 1। तो m की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 18 ले रहे हैं। तो 18 प्लस -17 इक्वल टू 1। सो 18 माइनस 17 इक्वल टू 1। RHS इक्वल टू LHS हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS। सो यहाँ से क्या कंफर्म हुआ कि m की वैल्यू जो हो जाएगी वो 18 हो जाएगी और n की जो वैल्यू होगी वो -17 हो जाएगी। ओके, तो अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही से लिखेंगे। सही से लिखने का मतलब क्या है कि इस 306 को एक साइड करेंगे और दूसरे साइड RHS साइड में हम 0 के इक्वल करेंगे, LHS को 0 के इक्वल करेंगे। सो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हम इसको x को क्या लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया किन दो पार्ट्स में, 18x और 17x में। और 18x माइनस 17x करके देखो क्या x के इक्वल आ रहा है। यस, ऑब्वियसली x के इक्वल आ रहा है। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस x स्क्वायर और 18x में से x को कॉमन ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x बाहर और x प्लस 18 माइनस 17। अब इस यहां से भी माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 18 इक्वल टू 0। सो क्या हो जाएगा, x माइनस 17 एंड x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब क्या हो सकता है, ये ब्रैकेट 0 हो जाए या फिर ये ब्रैकेट 0 हो जाए। इस ओवरऑल को 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, या तो ये ब्रैकेट 0 हो जाए या फिर ये ब्रैकेट 0 हो जाए। तो इस ब्रैकेट को 0 होने के लिए x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, x की वैल्यू 17 के इक्वल होनी चाहिए। सो इस ब्रैकेट को 0 होने के लिए x की वैल्यू या तो 17 हो जाए, x इक्वल टू 17 हो जाए और x इक्वल टू -18 हो जाए। हमारे इंटीजर्स की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू 17 और x इक्वल टू -18। बट हमें कौन सा इंटीजर फाइंड करना था, हमको पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना था। सो दिस आंसर विल बी नेग्लेक्टेड। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक इंटीजर तो x हो जाएगा और दूसरा इंटीजर हमारा हो जाएगा x प्लस 1 दैट इज 18। सो आवर फर्स्ट आंसर विल बी 17 एंड x इक्वल टू 17 प्लस 1 दैट इज 18। सो इस क्वेश्चन के दो आंसर्स निकल करके आएंगे, कौन से, 17 और 18। So our next problem is this. Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन की जो एज है उससे उनकी मम्मी की एज यानी कि उनकी मदर की एज जो होगी वो 26 ईयर्स ज्यादा होगी। मीन्स उनकी मम्मी जो है वो रोहन की मम्मी रोहन से 26 साल बड़ी है। तो 3 साल बाद जो रोहन की एज होगी और रोहन की मम्मी की एज जो होगी उन दोनों का प्रोडक्ट 360 के इक्वल आ रहा है। मीन्स हम अगर समझे इसको तो अगर हम रोहन की एज अभी x मान लेते हैं तो रोहन की मम्मी की एज हो जाएगी x प्लस 26। बट आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल बाद क्या होगा कि रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 और रोहन की माँ की एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। 3 साल बढ़ गया। तो हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे, लिख करके सॉल्व करेंगे, जिससे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाएं और फुल मार्क्स गेन कर पाएं। तो आप पेन और पेपर लेकर के बैठिए, क्वेश्चन को मेरे साथ सॉल्व करिए और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा, हम अगर रोहन की एज को एज्यूम करते हैं x, तो लेट
लेट रोहन्स एज बी एक्स ईयर्स। रोहन की एज जो है वो एक्स ईयर है, तो रोहन की माँ की एज क्या हो जाएगी? देन हिज मदर्स एज इज एक्स प्लस 26 ईयर्स। अंडरस्टूड? देन रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 3। तो क्या लिख सकते हैं हम? रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स, तो क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 3 ईयर्स। तो आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन्स मदर, 3 साल बाद रोहन की माँ की एज क्या हो जाएगी? तो क्या लिख सकते हैं हम? आफ्टर 3 ईयर्स एज ऑफ रोहन्स मदर इक्वल टू एक्स प्लस 26। ये तो प्रेजेंट एज है, बट 3 साल बाद क्या हो जाएगा? +3। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 29 ईयर्स। ठीक है, तो एक्स प्लस 29 ईयर्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दो नंबर्स का जो प्रेजेंट एज है, इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो होगा वो 360 के इक्वल है। मींस जो रोहन की प्रेजेंट एज है 3 साल बाद और रोहन की मम्मी की जो एज है 3 साल बाद, इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो 360 के इक्वल होगा। मींस एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। तो अब हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं दोनों ब्रैकेट्स का। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 इक्वल टू 360। एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x क्या हो जाएगा? 32x प्लस 87 आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा? 87 के इक्वल होगा। माइनस 360 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 32x माइनस 273, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पर आएगा 273 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। हमें अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो x की वैल्यू आएगी वो रोहन की एज को डिफाइन करेगा कि x की जो वैल्यू होगी वो रोहन की एज डिफाइन करेगा कि कौन सी एज होगी रोहन की। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि हम कोई ऐसा दो नंबर चूज करें जिनका प्रोडक्ट 273 के इक्वल हो और जिनका एडिशन करने पर 32 आ रहा हो। ठीक है, तो हम ऐसे दो नंबर्स चूज कर लेंगे जिनका प्रोडक्ट 273 के इक्वल हो। तो ऐसे दो नंबर्स को अगर आप देखेंगे तो एक नंबर हो जाएगा आपका 39 और दूसरा नंबर होगा 7। ठीक है, मीन्स अगर हम 39 को 39 इंटू 7 करेंगे, 39 इंटू 7, तो ये आएगा आपका 273। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा? ये अगला एक्स स्क्वायर प्लस 39 और एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? एक तो सॉरी, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं होगा, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी x इक्वल टू
या तो ये ब्रैकेट 0 हो या फिर ये ब्रैकेट 0 हो। तो इस ब्रैकेट को 0 होने के लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा, एक्स को -39 होना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होगा, एक्स को इस ब्रैकेट को 0 होने के लिए एक्स की वैल्यू 7 के इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो एक्स को 7 के इक्वल होना चाहिए। तो अब इस नंबर को हम, इस एक्स की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देंगे। हम नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज होना चाहिए कि हम इस नंबर को, ये जो वैल्यू एक्स की निकल करके आई है, इसको हम नेग्लेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो नेग्लेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एज निगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, तो एज क्या हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता है। तो रोहन की जो एज है वो 7 है, मतलब रोहन अभी जो है वो 7 ईयर्स का है। तो हमने सॉल्व करते टाइम ये दूसरी लाइन क्या लिखी थी कि हिज मदर्स एज x + 26। तो अगर x की वैल्यू 7 हो रही है तो फिर इनकी माँ की एज क्या हो जाएगी, x + 26, यानी कि 7 + 26। सो x = 7 + 26 = 33 years. So this is the answer. So our last problem is this: a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रही है। ट्रेन यूनिफॉर्मली ट्रेवल कर रही है, यानी कि स्पीड का जो वेरिएशन है वो नहीं हो रहा है, स्पीड वेरी नहीं कर रही है, घट या बढ़ नहीं रही है। द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आर लेस। अगर उस जो यूनिफॉर्म स्पीड है उससे अगर हम उसकी जो स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देते हैं, कम कर देते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। ऑब्वियसली अगर हम ट्रेन की स्पीड को घटा देंगे तो अगर T1 टाइम लग रहा है ट्रेवल करने में उस यूनिफॉर्म स्पीड से, तो दूसरी सिचुएशन में क्या होगा कि अगर हम उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर घटा देंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, टाइम ज्यादा लगने लगेगा। देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम पहले इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन में अगर हम टाइम T1 की बात करें तो ये डिस्टेंस क्या है, 480 किलोमीटर, यानी कि D = 480 किलोमीटर। और स्पीड की क्या बात है, यूनिफॉर्म स्पीड है, बट स्पीड हमको गिवन नहीं है, तो स्पीड को हम x एज्यूम कर लेते हैं। लेट आवर स्पीड बी x। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h। ओके, तो अगर x km/h है तो T1 की जो कंडीशन गिवन है कि वो 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ओके, तो अब दूसरे सिचुएशन में क्या है कि उसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देते हैं, यानी कि तो टाइम लगेगा T2। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 480 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, सॉरी स्पीड कितनी है, x - 8 km/h। ओके, तो x - 8 km/h। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, क्या हो रहा है, जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। मीन्स अगर हम T2 - T1 करें, क्योंकि ये स्पीड, ये टाइम ज्यादा है, तो हम इस टाइम से इस टाइम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो T2 - T1 = 3 आवर्स ज्यादा हो रहा है ना। तो हम T1 को कैसे लिख सकते हैं, T1 को लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 480 है, तो T2 को लिख सकते हैं हम 480 अपॉन x - 8 माइनस T1 क्या है, 480 अपॉन x = 3, है ना। अब हम इस इक्वेशन में 480 को कॉमन लेंगे, तो 480 1 अपॉन x - 8 माइनस 1 अपॉन x = 3, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि 480, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ऊपर बचेगा 8 और नीचे क्या हो जाएगा
x माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल टू 3। हम इस 480 को इधर ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा आपका 8x माइनस 8 और x इक्वल टू 3/480। इस 3 से इस 480 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 8/x माइनस 8 और x इक्वल टू 1/160। तो 160 इंटू 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ये आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं HW। ओके, तो आप ट्रेन की स्पीड को फाइंड करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आंसर आ रहा है। हम अगले टर्न में इस तो हम इस हम इस सेशन को बाइंड अप करते हैं। ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था और हम अगले सेशन में मिलेंगे आपको आपके साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।